ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप, ये देश भर में लगाया जा रहा है। इस पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर है और प्रधानमंत्री जो हैं वो फाइटर प्लेन के पायलट के रूप में दिख रहे हैं। वो एयरफोर्स के विंग कमांडर के रूप में दिख रहे हैं। ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा देश भर में वायरल है, सबसे ज़्यादा देश भर में पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसकी जमकर आलोचना हो रही है। नेहा सिंह राठौर ने पहले ही चिंता जताई थी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जो अब सोशल मीडिया पर लोग डिस्कस करें कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग सिर्फ बिहार चुनाव के लिए रची गई है, या बिहार के बाद असम, असम के बाद फिर से बंगाल, बंगाल के बाद यूपी में चुनाव होगा उसके लिए रची गई है। ये खुद बीजेपी मौका दे रही है। जिस तरह से इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, तो सवाल है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को अपना चुनावी एजेंडा बनाएगी, और क्या इसका सबसे पहले जो अब चुनाव है वो बिहार में है। बिहार में इसका क्या असर होगा, इस वीडियो में मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। आप हो सकते हैं सहमत हों। अब तक मैंने आपको कहा था हरियाणा क्यों बीजेपी जीतेगी, महाराष्ट्र क्यों जीतेगी, दिल्ली क्यों जीतेगी। बिहार में मैंने जो भी बताया वो सटीक हुआ है। चाहे वो 2014 में मैंने 2019 में कहा था मैंने आपको कि बीजेपी 240-50 जाते जाते हाफ जाएगी, 240 तक गई, उसकी भी वजह है। तो बिहार में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही मीडिया में हो रही है, लेकिन सवाल है कि पत्रकार वोट नहीं दिला पाते हैं। 2014 में मीडिया के दम पर यह सरकार आई, क्योंकि 2014 से पहले जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसकी मीडिया ने जमकर आलोचना की थी। तब मीडिया की वैल्यू थी, विश्वसनीयता बढ़ी थी, लोगों को लगता था कि मीडिया सरकार से सवाल पूछ रहा है। तब कुछ बात और थी। 2014 में मीडिया के दम पर सोशल मीडिया में कैंपेन चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। उसके बाद मीडिया ने उनकी वाहवाही शुरू कर दी। किसी को पता थोड़े दिन बाद चलता है, जब आपको बीमारी भी होती है तो कुछ दिन बाद पता चलता है। लोगों को लगा कि हम लोग 2014 के शुरुआत में ही समझ गए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में थे तब मैं टेलीविजन चैनल में काम करता था। मैंने टेलीविजन चैनल में उस दौर को भी देखा है जब मायावती जी के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, अखिलेश यादव के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, तब मैं मीडिया का हिस्सा था। मनमोहन सिंह के खिलाफ कैंपेन चला गया, तब मैं मीडिया का हिस्सा था। और सोचिए उस समय सीएजी की तरफ से भी आवाज उठती थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी सवाल जवाब करता था। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो मीडिया मैनेजमेंट का खेल बिल्कुल बदल गया। मीडिया ने समाज की समस्याएं, देश की समस्याएं, जनता की समस्या को नकार दिया। और दरअसल मीडिया का यही चरित्र है। 60 साल तक मीडिया कांग्रेस के साथ थी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन मीडिया हमेशा से दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ थी। आप देखेंगे रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ मीडिया थी। मीडिया बहुजन समाज के नेताओं के खिलाफ थी, उनको बदनाम करती थी, भ्रष्टाचार करता था। 90 के दशक में जब दलित पिछड़े राजनीति में आने लगे तो मीडिया ने झूठ फैलाया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, जबकि राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया ताकि गरीब लोग चुनाव न लड़े। तो इस देश की मीडिया आज़ादी के बाद भी मीडिया का स्वरूप नहीं बदला। मनुस्मृति खत्म हुई, मनुवाद खत्म हुआ, आरक्षण लागू हुआ, थोड़े बहुत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, सब जगह वीकर सेक्शन के लोग आने लगे, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। लेकिन मीडिया नहीं, मीडिया में अभी भी वो अभेद किला है जहां कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भले आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एससी समाज से हैं, कहीं कहीं मध्य प्रदेश में अभी दलित समाज के जज ने रिटायर किए हैं, लेकिन मीडिया वो अभेद किला है। लेकिन सवाल है कि मीडिया की अब क्या हकीकत है। दरअसल 10 साल लंबा समय होता है, और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई सोशल मीडिया भी आया। जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था वो सोशल मीडिया पर, बहुजन जितने SC ST OBC के आज पत्रकार हैं, उनको टीवी के लिए बहुत स्पेस नहीं था। हम लोग थे जो चुपचाप मन मार के काम कर रहे थे। हमको पता था कि गलत तो हो रहा है, लेकिन मन मार के काम कर रहे थे। इसी बीच दिलीप मंडल ने पहले ऑर्कुट का इस्तेमाल शुरू किया बहुजन मुद्दों पर। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं दो बातें क्लियर कर दूं। इस देश में तमाम सवर्ण पत्रकार प्रो कांग्रेसी, प्रो बीजेपी हैं, लेकिन वो बहुजन हितों की बात नहीं करते हैं। दिलीप मंडल ने यहीं से रास्ता बनाना शुरू किया। ऑर्कुट से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद ब्लॉग लिखना शुरू किया, उसके बाद फेसबुक पर आए, उसके बाद एक्स पर आए,
वो यूट्यूब पर नहीं आए, लेकिन वो लिखते रहे। उसके बाद तमाम बहुजन समाज के प्रोफेसर रतन लाल आए। उसके बाद उसी दौर में नेशनल दस्तक जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म की यूट्यूब की शुरुआत हुई, बड़ी सफलता मिली, लोग जुड़ना शुरू हुए देश भर में। हम लोगों ने मीडिया के बारे में लोगों को सचेत करना शुरू किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के युवक आए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो हिम्मत दिखा रहे थे वो दिखाने लगे। और नतीजा ये है कि आज मीडिया पर 90% लोगों का भरोसा नहीं है। लेकिन सरकार अभी भी 10%, 15% SC, ST, OBC के लोग टीवी अखबार देख रहे हैं, जो सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, सिर्फ वही टीवी देख रहे थे और धर्म के नाम पर वो वोट भी कर रहे थे। लेकिन लगातार 10 साल की अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी ने उनके भी आंखें खोल दी है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, लॉकडाउन में गरीबों को भुगतना पड़ा, नोटबंदी में गरीबों को भुगतना पड़ा, राष्ट्रवाद के नाम पर चलती रही। चूंकि 10 साल की जो कांग्रेस को लेकर परसेप्शन था, 60 साल का जो परसेप्शन था, वो 10 साल में अब लगभग पूरा हो गया है। और इसको सबसे ज़्यादा यूपी में दिखा, जहां बड़ा झटका लगा बीजेपी को। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार में अभी भी बीजेपी के लिए बिहार अभेद किला है, क्योंकि यहाँ सामाजिक न्याय है। और जाति जनगणना का मुद्दा जब कांग्रेस ने भी उठा दिया, क्योंकि 2019 के चुनाव में उनको फायदा हुआ, लगभग 50 सीटों का फायदा हुआ, 55 सीटों का, वो 100 पर पहुंच गए। राहुल गांधी जैसे ही 150 सीट पर आएंगे वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल अलायंस मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद हो या बीएसपी हो या अखिलेश यादव हो या आरजेडी हो या जेएमएम हो, ये सब दल कभी बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। हो सकता है भविष्य में अनुप्रिया पटेल, निषाद, राजभर, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश जैसे उनके पार्टनर्स बीजेपी छोड़ सकते हैं। अगर बीजेपी के और बुरा वक्त शुरू हुआ तो ये सब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन में छोड़ सकती है। पिछले 10 साल में बीजेपी की सत्ता में आने की वजह से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जैसे लोग, जो अपने पिता से राजनीतिक विरासत लेकर आए थे, जिनकी अपनी सामाजिक राजनीतिक बहुत सोच नहीं थी, चाहे वो सामाजिक न्याय को लेकर हो, सोशल जस्टिस को लेकर हो, फूले पेरियार अम्बेडकर के लेकर हो, लेकिन बीजेपी की जातीय राजनीति ने, वो धर्म के नाम पर वोट लेकर आती है, लेकिन एसपी, डीएम, कलेक्टर सब अपने जाति के हिसाब से भर्ती करती है। सवर्ण समाज ने जिस तरह से नौकरियों में भेदभाव शुरू हुआ, यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने थाने में के बारे में आरोप लगाया 56 एसडीएम के खिलाफ जवाब में, तो बीजेपी ने लगभग बहुजन नेता जो सेकेंड जनरेशन के थे उनको भी आइडियोलॉजी समझा दिया है, दलित पिछड़ों की ताकत समझा दिया। फूले पेरियार अम्बेडकर, माननीय कांसीराम साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन सब की आइडियोलॉजी को उनको समझा दिया है। ये काम तो बीजेपी ने कर दिया पिछले 10 साल में। यहां तक कि उसने कांग्रेस को भी समझा दिया। राहुल गांधी भी अब सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात करने लगे हैं और उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में जाति जनगणना हो गई, जाति जनगणना का मांग उठी, अब वो देश भर में कराई जाएगी, बीजेपी ने ऐसा कहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर का बिहार पर असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। मीडिया बेनकाब हो चुका है। मीडिया जिसके बारे में अच्छा कहती है लोग उसको बुरा मान लेते हैं। पहले वो दौर था कांग्रेस के समय में जब दलित पिछड़े नेताओं को फंसाया जाता था। अब बीजेपी आते आते, सोशल मीडिया के आते आते लोगों को लग गया है कि जिसके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेट पड़े वो ईमानदार है। तो ये भी फंडा फेल हो गया है। मीडिया पूरी तरह से फेल हो गई है और अब मीडिया पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में भी अब सेना के साथ देश खड़ा है। सेना की वीरता, शौर्य और साहस को लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सवाल है कि आपने सीज फायर क्यों कर दिया। तो बीजेपी अपने ही जाल में घिर गई है। टीवी अखबार बेमतलब हो गया है और लोग अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा आ गए हैं। कम से कम 90% में से 85% लोग जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं। और सोचिए, टीवी देखने का तरीका भी बदला। अब लोग मोबाइल पर ही टीवी देख रहे हैं। तो टीवी देखते देखते यूट्यूब पर कई बार सोशल बहुजन पत्रकारों का भी खबर वहाँ पहुँचने लगता है, तो उनको बीजेपी की हकीकत सामने आ गई है। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी को तो बिहार में फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में शोषित वंचित की लड़ाई और तेज हो रही है और नतीजा ये है कि तमाम दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब बहुजन लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। ये दलित पिछड़ों को इस बार जमकर टिकट देंगे, अति पिछड़ों को जमकर टिकट देंगे। इसलिए जो राजनीति में सवर्ण वर्चस्व था वो टूटता हुआ दिख रहा है और बिहार में वो बहुत बुरी तरीके से दरकेगा, क्योंकि यूपी में 40 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। तो यूपी में अब सवर्ण जो उनके पास मुख्यमंत्री हैं उस पर भी कंसीडर करना पड़ेगा। लोकसभा में उनको धक्का लगा है, विधानसभा में भी धक्का लग सकता है।
तो बिहार, यूपी, झारखंड इन सब जगहों पर सवर्ण लीडरशिप जो है अब वो नहीं चल पाएगा। यहाँ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वर्चस्व होगा, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग समझ रहे हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भले बीजेपी और नरेंद्र मोदी को दे रहे हो मीडिया वाले, टीवी अखबार वाले, लेकिन सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है और जनता को लगता है कि ये क्रेडिट जानी चाहिए सेना को। अगर सीज फायर न होता, पीओके पर कब्जा हो जाता, पाकिस्तान को धूल चटा दी जाती, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो मीडिया कह रहा था, अगर उस पर कब्जा हो जाता तो प्रधानमंत्री अजय हो जाते, अमर हो जाते, देश उनकी वाहवाही करता। लेकिन सीज फायर करके उन्होंने बड़ी गलती कर दी है और उसका बिहार में असर होता हुआ दिख रहा है। तो लगता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर का कुछ ज्यादा फायदा होगा। हाँ, सरकार की साख जरूर गिरी है। लोगों को बयान याद आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कहते थे 1 सर के बदले 10 सिर, पाक अधिकृत कश्मीर कब्जा कर लेंगे, योगी कहते थे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अमित शाह कहते थे। तो ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी की साख गिरी है, सेना की साख बढ़ी है और विज्ञान पर लोगों का भरोसा और बढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि अब गोबर पोतने से उपला बनाने की जगह मिसाइल बनाना पड़ेगा, तकनीक अपनाना पड़ेगा, एआई की तरफ काम करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जहां सेना के सम्मान को बढ़ाया है, साहस को बढ़ाया है, वहीं सरकार प्रधानमंत्री के साख को बट्टा लगा है। वहीं दुनिया भर में जिस तरह से भारत के दोस्त कोई खड़ा नहीं हुआ, उससे भी भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की साख को बट्टा लगा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना की साख को जबरदस्त फायदा हुआ है। भारत के लोगों ने जिस तरह से सेना ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी सटीकता दिखाई और शानदार सेना के लोग जिस तरह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो सेना की साख बढ़ी है, सेना की ताकत बढ़ी है, सेना पर लोगों का भरोसा और चौगुना हो गया है। अब वो सुरक्षित है कि हमारी सेना किसी से कम नहीं है। दुनिया का कोई ताकत हो, अमेरिका हो, चीन हो, आई डोंट केयर, भारतीय सेना की साख बढ़ी है, लेकिन सरकार की साख को बट्टा लगा और इसलिए वो सेना के शौर्य और साहस का इस्तेमाल अगर यूपी में करते हैं, बिहार में होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं पता तो आप, अगर नहीं भरोसा है तो लोगों से बात कर लीजिए। फिलहाल बिहार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की राजनीति शबाब पर है और इस बार 10% सवर्ण समाज को टिकट मिल जाए किसी भी पार्टी में तो वो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछड़े, अति पिछड़े अल्पसंख्यकों पर लोगों की नजर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।